आपके मन में विए तासो रोम की एक और सड़क की याद दिलाता है। बस फुटपाथ और दीवारें। हालांकि 1943 और 1944 के 9 महीनों के लिए ये दो शब्द मौत से जुड़े थे। नंबर 45 विए तासो लेटेरानो में सैन जियोवानी के बेसिलिका के पास एक क्रीम रंग की इमारत थी। एक 3 मंजिला संरचना। इसके अपार्टमेंट परिवर्तित हो गए थे और जनवरी 1944 तक खिड़कियां ईंटों से बंद कर दी गई थीं। अंदर एसएस लेफ्टिनेंट कर्नल हर्बर्ट कपलर सिचेरहाई सपोलिजी मुख्यालय की देखरेख करते थे, जो सुरक्षा, एसटी, खुफिया, पूछताछ और यातना के लिए जिम्मेदार थे। 11 सितंबर 1943 और 4 जून 1944 के बीच लगभग 2000 लोग इसकी कोठरियों से गुजरे। ज्यादातर बच नहीं पाए। यह रोम की आग हादि से पहले के आखिरी 24 घंटों का वृत्तांत है। 10 सितंबर 1943 को इमारत का कायापलट हुआ, जो पहले जर्मन दूतावास का सांस्कृतिक कार्यालय था। वह अब कपलर का किला बन गया था। राजा विक्टर इमैनुएल रोम से भाग गए और मार्शल बेडोग्लियो ने राजधानी छोड़ दी। जर्मन सेना ब्रेनर दर्रे से आगे बढ़कर ऑपरेशन एक्सा को अंजाम देने लगी। एक तेज और हिंसक परिवर्तन में विला वोल्कोन्स्की के पास कई मंजिलों और पत्थर की दीवारों वाला एक आदर्श स्थान विएटेसो एक दिन में जेल बन जाता है, जिसमें पोर्टा सैन पाओलो में 414 इतालवी सैनिकों और 183 नागरिकों की जान चली जाती है। कपलर को एक गर्ग की आवश्यकता है। 145 वर्षीय विएटेसोबा हिल में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। विला वोल्कोन्स्की में गेस्टापो संचालन के निकटता दीवारें मोटी हैं, फर्श कई हैं, जिन्हें सील करना आसान है। वह इसका दावा करता है। कोशिकाओं ने कमरों की जगह ला हेली। दरवाजे जालीदार हो गए हैं। हवा केवल सीढ़ियों के माध्यम से प्रसारित होती है। जनवरी 1944 तक हर खिड़की को बंद कर दिया गया। वुल्फ माउथ छत की ऊंचाई पर छोटे उद्घाटन बाहरी संपर्क के लिए बस यही बचे हैं। अनुस्वर विएटेसो के आसपास के क्षेत्र को फ्रिसियन घोड़ों द्वारा घेर लिया गया है। जब किसी को विएटेसो ले जाया जाता है तो परिवार इस आशंका में शोक मनाते हैं कि कहीं वापस न आ जाए। बचने की संभावना लगभग शून्य हो जाती है। अगर आप इस तरह के दस्तावेजीकृत प्रतिरोध, इतिहास और मुक्ति के साक्ष्यों की सराहना करते हैं तो सदस्यता लेने पर विचार करें। यह हमारे प्रयासों का समर्थन करने का सबसे अच्छा तरीका है। 23 सितंबर 1907 को स्टटगार्ट में जन्मे हर्बर्ट कपलर 1 अगस्त 1931 को नाजी पार्टी के सदस्य बने और 1933 में एसएस में शामिल हुए। सितंबर 1943 तक उन्होंने रोम में सभी जर्मन सुरक्षा अभियानों की कमान संभाली। विएटासो से उन्होंने 26 सितंबर को रोम के यहूदी समुदाय से 50 किलोग्राम सोना जब्त करने की योजना का समन्वय किया। समुदाय के नेता ह्यूगो फॉक्स और दांते अल्माजी ने 36 घंटों के भीतर 20 लाख लीरा से ज्यादा हादा में 80 किलोग्राम सोना पहुंचाया। यह जानकारी रोम मुक्ति संग्रहालय के अभिलेखी दस्तावेजों से ली गई है, जो फैबियो सिमोनेट्टी के वाया टेसो क्वार्टिरे जेनरल ई कार्सेरे टेडेस्को डुरन हे लॉक्यूपाजियोन डी रोमा ओरेडेक प्रेस 2016 में प्रकाशित हुई है और 27 मार्च 2025 को अद्यतन रोम मुक्ति संग्रहालय के लिए विकिपीडिया प्रविष्टि के साथ क्रॉस रेफरेंस की गई है, जो म्यूजियो स्टोरिको डे ला लिब्रेजियोन के प्राथमिक दस्तावेजों पर निर्भर है। कपलर के अधीनस्थ शूट्स ने तराजू पर एक बार में 5 किलोग्राम सामग्री का वजन किया और बिना सबूत दिए दावा किया कि वे 45 किलोग्राम लाए थे। सोने को फिर भी बर्लिन ले जाया गया। रीच सेंट्रल सिक्योरिटी के भीतर कल्टेनब्रनर के कार्यालय में संग्रहित किया गया। 6 हफ्ते बाद 16 अक्टूबर 1943 को लगभग 365 जर्मन सैनिकों ने
रोमन यहूदी बस्ती पर हमला कर हिया लगभग 1000 यहूदियों को ट्रकों में भर दिया गया। उनका गंतव्य ऑश्विट्स था। केवल 16 वापस लौटे। वियतासो संग्रह बिंदु के रूप में कार्य करता था। लक्षित लोगों में प्रतिरोध सेनानी, पक्षपातपूर्ण यहूदी, संदिग्ध सहानुभूति रखने वाले और यादृच्छिक नागरिक शामिल थे। सभी को कपलर ने चुना था। सेल 2 एक एकांत कारावास सेल था जिसमें कोई खिड़कियां नहीं थी। दीवारों पर कीलों के खरोंच और कीलों का हे निशान हैं जिन पर परिवारों के लिए संदेश, प्रार्थनाएं और अवज्ञा के भाव अंकित हैं। एक कैदी इतालवी में लिखता है, आत्मा ईश्वर को, जीवन राजा को, हृदय स्त्री को, मेरे लिए सम्मान। एक अन्य कैदी लिखता है, शोक मत करो माँ, यही मेरी नीति है। 3 अप्रैल 1944 को फोर्ट ब्रेवेटा में फांसी दिए जाने से पहले संगीतकार और प्रतिरोध दल के सदस्य फादर ग्यूसेप मोरोसनी कोठरी संख्या 382 में एक लोरी की रचना करते हैं। उनके साथी कैदी की 24 मार्च को अर्दुतिन गुफाओं में मृत्यु हो जाती है। यह लोरी एक अजन्मे बच्चे के लिए थी क्योंकि उसकी गर्भवती पत्नी अपने पति की हत्या की खबर सुनकर बेहोश हो जाती है। व्यवस्थित हाथ नाव में दांत निकालना, नाखून और मूछें नोचना और त्वचा पर फूंक मारने वाली मशाले लगाना शामिल है। गप्पी पार्टिसंस के शिल्पकार, वास्तुकला के छात्र जियोर्जियो लेबियो को इतनी कठोर यातना दी जाती हैं कि वह अपने हाथ पैर हिलाने में असमर्थ हो जाता है। 5 फरवरी 1944 को उसे फांसी के लिए फोर्ट ब्रेवेटा ले जाया जाता है। एक्शन पार्टी के 50 वर्षीय शिक्षक फ्रेंको सार्डन को 11 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। वाया टैसो से कपलर के बंदी कार पर 31 जनवरी 1944 को हर्बर्ट कपलर द्वारा उनकी मृत्यु का एक जर्मन नोट अंकित है। उनका नाम फोर्ट ब्रेवेटा निष्पादन रोस्टर में भी सूचीबद्ध है, जो दर्शाता है कि उन्होंने पूछताछ के दौरान उनकी मृत्यु को छुपाया था। यातना कक्ष प्रशासन के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक मृत्यु वारंट कागजी कार्रवाई, भले ही वह कागजी कार्रवाई झूठी हो, 23 मार्च 1944 को वाया रोसेला ने एसएस पुलिस रेजिमेंट बोजेन के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई समूह गप्पी द्वारा मध्य रोम से गुजरते हुए एक बम विस्फोट देखा। सुबह तक 33 जर्मन मारे गए थे। हिटलर ने प्रतिशोध की मांग की, प्रत्येक जर्मन के लिए 10 इटालियन। उसने 57 यहूदियों को हिरासत से बुलाया, रोसेला के रास्ते बेतरतीब नागरिकों को छुड़ाया और रेजिना कूली जेल से और भी लोगों को बंदी बना लिया। 24 मार्च की दोपहर तक केपलर ने 271 नाम इकट्ठा कर लिए थे, जिनमें से प्रत्येक के साथ एक अपराध दर्ज था, सिवाय उन यहूदियों के जिन पर सिर्फ यहूदी लिखा था। गिनती 335 तक पहुंच गई, निर्धारित संख्या से 5 ज्यादा। कपलर और उनके सहयोगी एरिक प्रीपका ने 335 व्यक्तियों को रिहा करने से पहले गोपनीयता के संभावित जोखिम का आकलन किया। उन सभी को अर्देतिन गुफाओं में ले जाया गया, जहां 5 के समूहों को उनके हाथ पीछे बांधकर गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीड़ितों में 75 यहूदी हैं, जिनमें से कई वाया टैसो से हैं। सबसे छोटा 15 वर्ष का था और सबसे बुजुर्ग 70 से अधिक वर्ष का था। उनमें से कोई भी वाया रोसेला से जुड़ा नहीं था। शवों को छिपाने के लिए गुफाओं में डायनामाइट लगा दिया गया। केवल मुक्ति के बाद ही सच्चाई सामने आती है। 26 जुलाई 1944 से शुरू होकर फोरेंसिक विशेषज्ञ एटिलियो अस्केरेली ने 335 शवों में से 326 की सफलतापूर्वक हलंतवक पहचान की। फोर्ट ब्रेवेटा एक अन्य निष्पादन स्थल के रूप में कार्य करता है। कब्जे के दौरान जर्मन कमान ने सजाएं सुनाई, जबकि इतालवी सैनिकों ने फांसी की सजाएं दी। 10 सितंबर 1943 और 3 जून 1944 के बीच प्रतिरोध के 68 सदस्यों ने वहां अपनी जान गंवाई। 2 फरवरी
944 को बांडियरा रोजा के 11 गुरिल्लाओं को फांसी दे दी गई, जिनमें एटोर एरिना कैटनजारो का एक 17 वर्षीय युवक रोमोलो इकोपिनी और एजियो माल्टेस्टा शामिल थे। सभी को भोर में गोली मार दी गई और 3 अप्रैल को फादर मोरोसिनी भी उनमें शामिल थे। रॉबर्टो रोसेलिनी की रोमा सिटा अपर्ता एल्डो फैब्रिजी द्वारा चित्रित एक पादरी के चित्रण से उभरती है। 24 मई को और भी फांसी की सजाएं होती हैं। वाया तासो की कोठरियां अक्सर फोर्टे ब्रेवेटा के फांसी स्थल पर खाली हो जाती हैं, जो वाया ब्रेवेटा से 3.5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। भित्तिचित्र रो की संख्या बढ़ती जा रही है। कैदी लैटिन, इतालवी, अंग्रेजी, सिसिली, हिब्रू और अन्य भाषाओं में उकेरते हैं। शास्त्रीय संकेतों में उच्च सांस्कृतिक परिष्कार के प्रमाण मिलते हैं। एक कैदीमा मूद दरवेश के एक संशोधित उद्धरण को उद्धृत करता है, जब तुम युद्ध लड़ो तो उन लोगों पर विचार करो जो शांति के लिए तरसते हैं। एक अन्य कैदी लिखता है, धैर्य सुंदर है, ईश्वर हमारी सहायता का स्रोत है। कै लेनर समय को पंक्तियों में व्यवस्थित 365 बिंदुओं द्वारा चिन्हित करते हैं, जो एक वर्ष के बीतने को दर्शाते हैं। चित्रों में भूदृश्यों को दर्शाया गया है, जिनमें भेड़िए गरजते हुए, पक्षी सांपो अनुस्वर को पकड़े हुए और 2 भागों में बंटे हुए दिल हैं, जिनमें से आधे पर माँ और दूसरे पर पिता लिखा है। नाम और शहर पहचान का बखान करते हैं, जबकि भावी कैदियों के लिए संदेश उकेरे गए हैं। हर खरोंच प्रतिरोध के प्रतीक है, हर शब्द उनके अस्तित्व की गवाही देता है। 11 मई 1944 ऑपरेशन डायडेम शुरू हुआ। मित्र देशों की सेनाएं, जिनमें ब्रिटिश 8वीं सेना, पोलिश, कनाडाई और दक्षिण अफ्रीकी शामिल थे, अमेरिकी 5वीं सेना 4 फ्रांसीसी डिवीजनों के साथ शामिल थी, ने गुस्ताव रेखा पर हमला किया। उद्देश्य रोम तक पहुंचना। 25 मई तक जर्मन कमांडर अल्बर्ट केसलिंग गुस्ताव रेखा से पीछे हट गए और रोम का रास्ता साफ हो गया। विएटासो ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी। कपलर कम होते समय को जानते हुए और पूछताछ करता है, फांसी देता है और नामों को सूचियों में जोड़ता है। रोमन प्रतिरोध निकट आती सेनाओं के साथ सहयोग करता है। सीएलएन राष्ट्रीय मुक्ति समिति गुप्त रहती है, जिसमें 6 दल शामिल हैं: कम्युनिस्ट, समाजवादी, ईसाई डेमोक्रेट, एक्शन पार्टी, लिबरल पार्टी, लेबर डेमोक्रेट वे अवंती, बांदीरा रोजा, इटालिया लिबेरा जैसे समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं। भय के बावजूद प्रतिरोध का प्रचार फैलता जाता है। विएटासो में विंडोज वॉल सिग्नल को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देती है। 3 जून 1944 को रात हो जाती है। पूर्णविराम। 5वीं अमेरिकी सेना दक्षिण से आगे बढ़ती है और ऑपरेशन डायडेम में कुल 43,000 सहयोगी सैनिक हताहत होते हैं, जिसमें अकेले 21,024 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 3,667 मारे गए, 16,153 घायल हुए और 204 लापता जर्मनों को 38,000 हताहत हुए, जिनमें 15,606 कैदी शामिल हैं। रोम को एक खुला शहर घोषित कर दिया गया, जिससे केसलिंग ने नेपल्स में हुए विनाशकारी विध्वंस से बचने के लिए व्यवस्थित रूप से पीछे हटने का आदेश दिया। हिटलर सहमत हो गया। जब जर्मन सेनाएं 10वीं और 14वीं रोम से होते हुए उत्तर की ओर वापस लौटती हैं, तो शहर का केंद्र बरकरार रहता है। लेकिन विएटासो कैदियों को बंदी बनाए रखता है। केपलर के सामने एक निर्णायक क्षण आता है। उन्हें रिहा करे, उन्हें पकड़े या उन्हें मार डाले। वह उन्हें बंदी बनाने का फैसला करता है। 3 जून से 4 जून की ओर बढ़ते हुए आखिरी 24 घंटे अंधेरे की आड़ में बीतते हैं। इस दौरान एसएस अंडरस्टर मफिया हुहरर हंसकरों को चुनिंदा कैदियों को लादने का आदेश मिलता है। विएटासो की कोठरियों से 14 लोग, जिनमें मैटेओटी ब्रिगेड के कमांडर यूसेप ग्रेसवा, 12 इतालवी गुरिल्ला, एक पोलिश कैदी और एक अंग्रेज कैदी शामिल हैं। इन लोगों को बेतरतीब ढंग से नहीं चुना गया था। ये फ्रोंटे
मिलिटारे क्लैंडेस्टिनो समाजवादियों और संभावित बंधकों का प्रतिनिधित्व करते थे। संभावित बातचीत के उपकरण: यदि विरोधी उत्तरी मार्ग को अवरुद्ध करते हैं तो इन बंदियों को बाईपास के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि गिरफ्तारी आसन्न है तो वे सुरक्षात्मक बाधाएं बन जाते हैं। ट्रकों को रात के अंधेरे में भरा जाता है। पहला ट्रक ग्रेसवा को ले जाता है लेकिन रवाना नहीं होता। यांत्रिक समस्या या तोड़फोड़: 14 कैदियों वाला दूसरा ट्रक 200 ईसा पूर्व में निर्मित प्राचीन रोमन सड़क कैसिया के माध्यम से उत्तर की ओर जाता है। यह विटेर्बो, टस्कनी और जर्मन नियंत्रित क्षेत्र की ओर जाता है। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मित्र सेनाएं दक्षिण से रोम में प्रवेश करती हैं। अमेरिकी सैनिक पहले से ही तिबर को पार कर रहे हैं। रोमन निवासी सड़क उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। ट्रक भोर से पहले के अंधेरे में किलोमीटर 0, 1, 5, 10 और 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 कैदियों को एस्टोर्टा में काफिले से बाहर निकलने का आदेश दिया जाता है तथा उन्हें ग्राजियोली एस्टेट के एक शेड में ले जाया जाता है जहां वे घंटों तक प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि सुबह से दोपहर हो जाती है। रोम के दक्षिणी भाग में आजादी का एक उभार है। हेरी की सड़कों पर जयकारों के साथ चलते हैं। विवाग्ली अमेरिकानी गूंजता है। विएतासो में रोमन नागरिक इमारतों पर धावा बोलते हैं। वे बचे हुए कैदियों को जिन्हें एसेस ने हत्या या गिरफ्तारी से बचा लिया था आजाद कर देते हैं। इमारत खाली हो जाती है। कोठरियां खुल जाती हैं और दिन के उजाले में दीवारों पर उकेरे गए संदेश दिखाई देते हैं। विएतासो 145 का आतंक समाप्त हो जाता है। लास टोर्टा में हिंसा जारी है। वाया कासिया पर 14 किलोमीटर दूर ग्राजियोली एस्टेट के पास एक छोटी सी घाटी में दोपहर 14 लोगों को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर किया जाता है। हंस कराओ देख रहा है। कुछ का दावा है कि एरिक प्रीबके ने यह आदेश दिया था। यह दृश्य अर्दियाटाइन नरसंहार के केपलर जैसा है। हर एक को सिर के पीछे एक गोली मारी गई। फांसी शैली की हत्याओं में 14 शव गिरते हैं। उनमें ग्यूसेप ग्रेसवा और बार है इतालवी, एक पोलिश और एक अंग्रेज भी शामिल थे। रोम में आखिरी नाजी नरसंहार मुक्ति की शुरुआत के कुछ घंटों बाद होता है जबकि शहर अपनी नई आजादी का जश्न मना रहा होता है। विएतासो के अंतिम पीड़ित एक मैदान में अपनी आखिरी सांसें लेते हैं जबकि उनका शहर अपनी मुक्ति का जश्न मना रहा होता है। उनके शवों को एक रोमन अस्पताल ले जाया जाता है। उनका अंतिम संस्कार किया जाता है लेकिन उनके दफन का रिकॉर्ड तब से खो गया है। लास टोर्टा नरसंहार के पीड़ितों के स्मारक किलोमीटर 14 वाया कैसिया पर 14 नाम अंकित हैं जिन्हें अर्दियाटाइन से भी कम जाना जाता है। कम अभिलेखों और गवाहों के साथ इसका इतिहास भी उतना ही अंतिम है। विएतासो संग्रहालय के कक्ष 4 में उनकी स्मृतियां हैं। वे जो छाया में चले गए, वे जो भोर में मारे गए, वे जिन्होंने कभी रोम की स्वतंत्रता नहीं देखी। यदि आप प्रतिरोध इतिहास और इस तरह के मुक्ति आख्यानों के प्रलेखित विवरणों की सराहना करते हैं तो सदस्यता लेने पर विचार करें। अपने शहर का नाम भी साझा करें। यह जानकारी शोध के माध्यम से पुष्ट की गई है जिसमें लास टोर्टा नरसंहार पर एएमपीआई प्रांतीय और रोमा ऐतिहासिक दस्तावेज जून 2022 और 4 जून 1944 एलेसोरो डेला स्टोर्टा सितंबर 2022 शीर्षक वाले एएनएफआईएम प्रकाशन के स्रोत शामिल हैं जिसमें पीड़ितों की विस्तृत जीवनियां, चंद्र बिंदु और प्रत्यक्ष साक्ष्य शामिल हैं। अब आइए विस्तार से जाने। 4 जून 1944 को जनरल मार्क क्लार्क के नेतृत्व में अमेरिकी 5वीं सेना ने रोम की राजधानी को मुक्त कराया जो प्रथम धुरी का प्रतीक था। रोम की भीड़ भरी सड़कें हाथ हिलाते जयकार करते रोमन गुजरते अमेरिकी सैनिकों पर फूल बरसाते हैं जो कोलिजियम, फोरम, विक्टर इमैनुएल स्मारक और सेंट पीटर स्क्वायर
जैसे स्थलों से मार्च करते हैं। जहां पोप पायस रोमन 13 सैनिकों की प्रशंसा करते हैं, लाखों लोग विनाश के बीच मुक्ति का गवाह बनने के लिए इकट्ठा होते हैं। हालांकि वैश्विक सुर्खियों में रहने वाली घटना केवल 2 दिनों तक चलती है। 6 जून डी डे नॉर्मंडी लैंडिंग, रोम की मुक्ति पर ग्रहण लग जाता है और इटली एक गौन रंगमंच बन जाता है, क्योंकि डिवीजन फ्रांस में फिर से तैनात होते हैं। तीसरे इंफेंट्री डिवीजन 36वें 45वें के सैनिक इस बदल हाव में भाग लेते हैं। रोम का रणनीतिक महत्व तुरंत कम हो जाता है। फिर भी जो लोग वाया तासो से बच गए, उनके लिए मुक्ति का मतलब सब कुछ है। संग्रहालय के कुछ कमरे 1955 में खोले गए तथा 1957 में इसका पूर्ण उद्घाटन यूजियो स्टोरिको डेला लिब्रेजियोन डी रोमा या मुक्ति का ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में हुआ। सबसे पुराने इतालवी प्रतिरोध संग्रहालय ने अपनी मूल कोठरियों, दरवाजों, जालियों, स्विचों, ईंटों वाली खिड़कियों और भित्ति चित्रों को बरकरार रखा है। उपयोग के बाद से सभी वस्तुएं अपरिवर्तित रही हैं। आगंतुक विभिन्न कोठरियों में जाते हैं। पहली में आर्डेटाइन, दूसरी में खरोंच वाले प्लास्टर के साथ एकांत कारावास, तीसरी में फोर्टे और ब्रेवेटा स्मारक, चौथी में लास्टोर्टा और पांचवी में केसोरिंग के साथ खुले शहर का दर्जा देने के लिए बातचीत करने के लिए एक परिवर्तित रसोई घर, जिसमें एक सफेद झंडा दिखाया गया है। दूसरी मंजिल पर कोठी 11 में कब्जे के पोस्टर, आदेश और प्रतिबंध, जे लॉयर के यूनियन जैक के साथ अलगाव कोठरियां और कोठी 12 में लिखे संदेश, कोठी 13 में प्रतिरोध के समाज हार पत्र और कोठी 14 में कैपिटोलिन हिल मुक्ति दिवस पर यह संग्रहालय स्वयंसेवकों, पीड़ितों और पीड़ितों के परिवारों द्वारा दान किए गए श्रम से चलता है। इसमें प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन दान को प्रोत्साहित किया जाता है। अगस्त में बंद, हर दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और इसके अतिरिक्त मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और दोपहर 3:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है। वाया मंजोनी से एक ब्लॉक पश हिम में स्थित लाइन 3 पर एक ट्राम पास में है। मेट्रो लाइन ए मंजोनी स्टेशन तक पहुंचती है। 200 गज दक्षिण की ओर जाने पर आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। पहली नजर में इमारत अपनी क्रीम दीवारों और 3 मंजिलों के साथ साधारण लगती है, लेकिन बहाल की गई खिड़कियां ही इसका एकमात्र संकेत हैं। एक छोटी पट्टिका उस त्रासदी का एकमात्र संकेत है जो अंदर घटित हुई थी, जिसे अक्सर सैन जियोवानी लैटेरानो जाने वाले पर्यटक अनदेखा कर देते हैं। हालांकि यह एक पवित्र स्थल के रूप में इटालियंस के लिए बहुत महत्व रखता है। वार्षिक मुक्ति दिवस समारोह वहां 25 अप्रैल को होता है, जहां नाम पढ़े जाते हैं और स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। इमारत के निवासी हर्बर्ट केपलर 1947 तक मुकदमे से बचने में कामयाब रहे। उन्हें अंततः उसी वर्ष ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती 4 साल तक उन्होंने एकांत कारावास में बिताए, जैसा कि उन्होंने कई अन्य लोगों के साथ भी किया था। फरवरी 1978 में निधन से पहले उन्होंने 29 साल जेल में बिताए। कारावास के दौरान उनकी पत्नी उन्हें रोम के एक अस्पताल से तस्करी करके लाने में कामयाब रही। उस समय उन्हें घातक कैंसर का पता चला और उन्हें पश्चिम जर्मनी ले जाने के लिए एक सूटकेस में छिपा दिया गया। जर्मन अधिकारियों ने स्वास्थ्य कारणों से प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया और 9 फरवरी 1978 को उनकी मृत्यु हो गई। आर्टियाटाइन वाया टैसो और लेस्टोरा को कभी भी इस व्यक्ति द्वारा भुगतान नहीं किया गया। उसका साथी एरिक प्रीप के अर्जेंटीना भाग गया और उसे अपराध के 52 साल बाद 1996 तक प्रत्यर्पित नहीं किया गया। 1996 में उस पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन आदेशों का पालन करने के कारण उसे निर्दोष पाया गया। 1998 में उस पर फिर से मुकदमा चलाया गया,
और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जहां 11 अक्टूबर 2013 को घर में नजरबंदी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। न्याय देर से और अधूरा हुआ। वाया रोसेला बमवर्षकों ने प्रतिरोध में भाग लिया। 22 वर्षीय रोसारियो बेंटावेनिया ने सफाई कर्मचारी का वेश धारण किया और बमों से लदी एक गाड़ी को धक्का दिया। वह वाया रोसेला 156 नंबर पर प्रतीक्षा कर रहा था। एसएस पुलिस रेजिमेंट प्रतिदिन 150 से अधिक सैनिकों के साथ 3-3 की कतार में गाते हुए मार्च करती थी। बेंटावेनिया ने फ्यूज जलाया और भाग गया, जिसके परिणाम स्वरूप 33 जर्मन मारे गए। जवाबी कार्रवाई में 335 लोगों की जान चली गई, जिससे 10-1 का अनुपात काफी बढ़ गया। बेंटावेनिया बच गया और कार्ला कैपोनी के साथ मिलकर अपनी लड़ाई जारी रखी। 7 जून को जनरल हेरोल्ड अलेक्जेंडर ने इटालियंस से जर्मनों के खिलाफ उठ खड़े होने का आह्वान किया। सीएलेन और गैप पहले से ही युद्ध में थे। अलेक्जेंडर के आह्वान के बाद हजारों लोग इसमें शामिल हो गए। अवज्ञा में वाया टेसो ने जिसे दबाने का लक्ष्य रखा था, वह सफल हुआ। यातना कक्षों का इच्छित कार्य विफल कर दिया गया। प्रत्येक बंदी की गिरफ्तारी दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देती है। प्रत्येक फांसी शहीदों को जन्म देती है। कोठरियों की दीवारों पर उकेरे गए संदेश अदम्य साहस की गवाही देते हैं। आर्डियटाइन गुफाओं को एक राष्ट्रीय हलंत मारक में बदल दिया गया है। 5 वास्तुकारों नेलो अप्रिले, सिनो कैलकाप्रिना, एल्डो कार्डेली, मारियो फियोरेंटिनो और ग्यूसेप पेरुगिनी द्वारा 2 मूर्तिकारों फ्रांसेस्को कोचा और मेर को बेसाल्डेला के साथ मिलकर तैयार किया गया एक स्मारक बनाया गया है। हर साल 24 मार्च को एक वार्षिक समारोह होता है, जिसमें 335 शहीदों को सम्मानित किया जाता है। न केवल संख्याओं को, बल्कि अलग अलग इंसानों, अनुस्वर को पिता, पुत्र, भाई, प्रतिरोध सेनानी, यहूदी और यादृच्छिक नागरिक को, जिन गुफाओं में कभी प्रारंभिक ईसाई शहीद छिपे थे, अब आधुनिक शहीदों को आश्रय दे। फोर्टे ब्रेवेटा को 1967 में एक स्मारक प्राप्त हुआ, जिसके प्रवेश द्वार पर 77 नाम अंकित थे। कुछ विसंगतियां थीं। 2 नाम संभवतः एक ही व्यक्ति के थे, अन्य जर्मन प्रतिरोध से संबंधित नहीं थे। एक स्मारक अभी भी खड़ा है, अब फोर्ट ब्रेवेटा में शहीदों के पार्क का एक हिस्सा है। पहले नरसंहार का स्थल, इसे अब एक स्मारक में बदल दिया गया है। युद्ध के बाद एसएस की सहायता करने वाले पिएत्रो कारूसो और पिएत्रो कोच को फोर्ट ब्रेवेटा में फांसी दे दी गई। उनकी सजा उच्च न्यायालय से आई थी। जिस फायरिंग दस्ते ने प्रतिरोध सेनानियों को फांसी दी थी, उसने ही फांसीवादियों को फांसी दी। समय बीतता जाता है, लेकिन न्याय अपूर्ण होते हुए भी बना रहता है। एटासो केवल अमूर्त इतिहास नहीं, बल्कि कब्जे की वास्तविकता के बारे में सिखाता है। यह मूर्त है, विशिष्ट पते, ईंटों वाली खिड़कियां, खरोंची हुई दीवारें। 10 सितंबर 1943 से 4 जून 1944 तक 9 महीनों तक चलने वाला 24 घंटे का आतंक। 267 दिनों में लगभग 2000 कैदी बंदी बनाए गए। कुछ रिहा कर दिए गए, लेकिन अधिकांश मारे गए। संख्याएं कठोर हैं। ये रिकॉर्ड विस्तृत और सटीक हैं, जिनमें गेस्टापो फाइलें, कैदियों के फांसी के आदेश, निजी सामान, तस्वीरें, बचे हुए लोगों के बयान, बिना पोस्ट किए गए पत्र और आतंक के नौकरशाही सबूत संग्रहालय के अभिलेखागार में सुरक्षित हैं। एसएस ने सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड रखे थे, जो बाद में सबूत के तौर पर काम आए। 3 जून से 4 जून की रात एक निर्णायक मोड़ का प्रतीक है। इससे पहले की सभी घटनाएं कारावास हैं, जबकि बाद की सभी घटनाएं स्वतंत्रता का प्रतीक हैं। हालांकि परिवर्तन 14 और लोगों की जान ले लेता है, इस बात से अनजान कि रोम दोपहर तक आजाद हो जाएगा। फिएटासो में ट्रकों पर लदे कैदी इस तथ्य से बेखबर हैं, वे अमेरिकी टैंकों द्वारा तिबर नदी पार करने
और उनके परिवारों द्वारा। हाँ, जश्न की तैयारी के बारे में भी अनजान हैं। वे लास टोर्टा में अपनी जान गंवाते हैं, जबकि रोम खुशियों से भर रहा होता है। समय क्रूर साबित होता है। निकटता भारी मन वाली फिएटासो और लास टोर्टा के बाद हीच 14 किलोमीटर का अंतर है और 14 कैदियों को फांसी दे दी जाती है। 14 आत्माएं केवल कुछ घंटों से मुक्ति से चूक जाती हैं। दुख का गणित प्रबल होता है। आधुनिक रोमन फिएटासो से अनजान होकर गुजरते हैं 145 लोग पूर्व ही तरह से अनजान, फिर भी इमारत में यादें हैं। दीवारें उनसे गूंजती हैं। खरोचे हुए संदेश आज भी यादों में ताजा हैं। इन्हीं यादों को संजोने के लिए एक संग्रहालय बनाया गया है। संग्रहालयों के बिना यादें मिट जाती हैं। इतिहास बिना याददाश्त के दोहराया जाता है। फिएटासो से सबक स्पष्ट है। स्वतंत्रता नाजुक है, प्रतिरोध आवश्यक है, साहस संक्रामक है, दस्तावेजीकरण महत्वपूर्ण है और जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक अनिश्चित है। अंतिम आंकड़ा महत्वपूर्ण है। 2000 कैद 335 मार्च 24 को अर्दिलाटाइन गुफाओं में मारे गए। 68 को फोर्टे ब्रेवेटा में फांसी दी गई। 14 को 4 जून को ला स्टोर्टा में हत्या कर दी गई और यातना के कारण कोशिकाओं में अनगिनत मौतें हुईं। कुल योग अधूरा है, क्योंकि कुछ कैदियों का कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। कुछ मौतों का कोई हिसाब नहीं है और परिवारों को जानकारी नहीं है। कोश हिकाओं की दीवारों पर उकेरा गया हर निशान, फुसफुसाती हुई हर प्रार्थना, बनाया गया हर चित्र एक वसीयतनामा है। एक नाम, एक आवाज, एक इंसान जो मिटने से इनकार करता है। भित्ति चित्र अभिलेखागार का काम करते हैं। दीवारें गवाह और इमारत स्मारक 4 जून 2025। हालांकि वाया टेसो 145 पर स्थित इमारत अभी भी खड़ी है। इसका साधारण बाहरी आवरण एक असाधारण अतीत को छुपाए हुए है। कभी ईंटों से बंद की गई खिड़कियां अब फिर से खोल दी गई हैं, जबकि मूल सामग्री अंदर ही बंद है। संग्रहालय के शीशे के पीछे कोठरी अब भी खड़ी है। भित्ति चित्रों को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया है। स्विच और दरवाजे पर लेबल लगे हैं। सभी स्पष्टीकरण इतालवी और अंग्रेजी दोनों में दिए गए हैं। सीख जारी रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी संग्रहालय हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाता, क्योंकि सबक कायम रहता है। फांसीवाद फिर से उभर सकता है, कब्जा हो सकता है, प्रतिरोध महत्वपूर्ण हो जाता है। वाया टेसो इस सच्चाई का प्रमाण है। 2025 में एक आगंतुक कोठरी 12 से गुजरता है और जे लॉयर की यूनियन जैक से सजी एक ब्रिटिश सैनिक की आकृति से मिलता है। करे जाने पर, कैद होने पर उसने जो भी साधन उपलब्ध थे उससे प्लास्टर पर अपना झंडा उकेर दिया। कभी रिहा नहीं हुआ। या तो फोर्ट ब्रेवेटा, अर्रियाटाइन या लास टोर्टा में फांसी दी गई। यह छवि 81 वर्षों की याद दिलाती है प्रतीकों का महत्व, इच्छा शक्ति की शक्ति और अपने अस्तित्व का प्रमाण छोड़ने का महत्व जोरदार और स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित होता है। आत्मा ईश्वर के लिए, जीवन राजा के लिए, हृदय एक स्त्री के लिए, सम्मान मेरा है। अनाम बंदी अनिर्दिष्ट समय फांसी से पहले लिखा गया नुस्खा उसका सार वितरित करता है। स्वर्ग उसकी आत्मा का दावा करता है। राजतंत्र उसकी वफादारी प्राप्त करता है। एक अनाम महिला उसका स्नेह प्राप्त करती है। सम्मान वह रखता है और कुछ भी वजन नहीं रखता। मृत्यु से पहले अंतिम गिनती, शांति से पहले अंतिम शब्द। वाया टेसो में अंतिम दलीलें, अंतिम प्रार्थनाएं, अंतिम नोट्स और अंतिम रेखाचित्र हैं। इसकी दीवारें अंतिम क्षणों का एक पालिम्पसेस्ट है। परतार पीढ़ियों का दर्द एक दूसरे पर उकेरा गया है। शोक मत करो माँ, यह मेरी नीति है। 1 जनवरी 2024 को चिन्हित रुको, यह असंभव है। नीचे पुराने पाठ हैं। धुंधले आपके अलावा कुछ भी सुपाठ्य नहीं बचा है। संदेश समय के साथ बना रहता है। दर्द गूंजता है। दीवारें सब कुछ बरकरार रखती हैं। 4 जून 1944 को लगभग 1400 जे लास टोर्रा के एक खेत में
14 शव घास में आराम कर रहे हैं। खून और मिट्टी वाया कैसिया उत्तर की ओर, जर्मन क्षेत्र की ओर तथा दक्षिण की ओर स्वतंत्र रोम की ओर फैला हुआ है। 14 व्यक्ति कैद और स्वतंत्रता के ही सीमा के पास कब्जे और मुक्ति के बीच के स्थान पर वाया टेसो नामक सड़क पर मारे गए। अपने गंतव्य की विपरीत दिशा का सामना करते हुए वे अंततः रोम पहुंचे, केवल एक अस्पताल ले जाने के लिए, फिर एक अंतिम संस्कार गृह में। लेकिन युद्ध के बाद की भ्रम में उनके दफन रिकॉर्ड रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कुछ परिवारों को सूचित नहीं किया गया था और कई पीड़ितों को अधूरा या अनुपस्थित शोक मिला। लास्ट स्टोर हाँ, नरसंहार वाया टेसो का अंतिम कार्य एक भूला दिया गया समापन बन गया, जो स्वतंत्रता से पहले अंतिम हत्या का प्रतीक था। 12 इटालियन, एक पोलिश और एक अंग्रेज शामिल थे। वे 4 जून 1944 को वाया कैसिया के 14.2 किलोमीटर पर मारे गए। वाया टेसो में तीनों ही उपलब्ध हैं। इसकी स्थायी इमारत में एक संग्रहालय है, जहां दीवारें चौथे सेल में अंकित नामों की प्रतिध्वनि से गूंजती हैं। 12 इटालियन, एक पोलिश और एक अंग्रेज। 81 साल बाद वह इमारत, जो कभी मौत का प्रतीक थी, अब एक स्मारक के रूप में खड़ी है। कैदियों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोठरियों को अब कक्षाओं में बदल दिया गया है। दीवारें, जो कभी चीखों से भीगी थीं, अब गवाही देती हैं। खरोंच के निशान, जो हताशा के प्रतीक थे, अब अभिलेखागार बन गए हैं। संदेश स्पष्ट है, सब कुछ दर्ज करें, सब कुछ संरक्षित करें, सभी को याद रखें, क्योंकि विकल्प विस्मृति है। वाया तासो चुप्पी का डटकर विरोध करता है। भित्तिचित्र मिटाए नहीं जा सकते, संग्रहालय भूलने से इनकार करता है, और अंतिम 24 घंटे इस बात की पुष्टि करते हैं कि आजादी तब तक अधूरी है जब तक कि हर आखिरी कैदी को रिहा नहीं कर दिया जाता, हर पीड़ित को याद नहीं किया जाता, हर नाम का उच्चारण नहीं किया जाता, और अंधेरे में लिखे गए हर संदेश को प्रकाश में नहीं लाया जाता। 4 जून 1944 की निर्मम रोशनी वाया तासो नंबर 145 में खिड़कियों से नहीं, बल्कि रोमनों द्वारा जबरदस्ती खोले गए एक दरवाजे से आती है। वे सैनिक नहीं हैं, वे नागरिक, पिता, दुकानदार, छात्र हैं। हथौड़ों और लोहे की सलाखों से लैस हैं। 9 महीनों की अफवाहों और भय से प्रेरित एसएस रात के अंधेरे में उत्तर की ओर भाग गए हैं। पीछे बस इमारत बची है। उनके महानगर के केंद्र में एक मूक क्रीम रंग का स्मारक शुरुआती एहसास दुर्गंध का है। बिना नहाए शरीर रों, डर, कीटाणुनाशक और खून से सनी लकड़ी का एक जबरदस्त मिश्रण। वे बचे हुए बंदियों को खोजते हैं, न तो वे 14 जिन्हें ला स्टोटा भेजा गया था, न ही वे 100 जिन्हें अर्दियाटाइन या फोर्ट ब्रेवेटा भेजा गया था, बल्कि वे जो बच गए थे, शायद भाग्यशाली, या बस वे जिनके मौत के वारंट अभी भी खुले थे। जैसे जैसे उनकी आंखें बॉश डी लूपो के अंधेरे से दिन के उजाले में ढलती हैं, वे अपने आसपास की जीवंतता को देखकर आंखें सिकोड़ लेते हैं। भेड़ियामुन वाली इस इमारत के निवासी फटे कपड़ों में लिपटे कंकाल मात्र हैं। कुछ चल नहीं सकते और उन्हें सड़क पर ले जाया जाता है, रोते हुए राहगीरों की गोद में, जो उन्हें रोटी, पानी और शराब के रूप में पोषण प्रदान करते हैं। रोम आजाद हो गया है, लेकिन इन पुरुषों और महिलाओं के लिए आजादी एक चकाचौंध भरी भयावह चमक है। यह कठिन परीक्षा समाप्त हो चुकी है। फिर भी वाया तासो की आत्माएं शहर पर बस मुक्त हो गई हैं। यह संरचना रुचि का एक भयावह केंद्र है। आगंतुक खाली कोठरियों में घूमते हैं, बैरिकेड लगी खिड़कियों को छूते हैं और दीवारों पर उकेरे गए नामों का अनुसरण करत हैं। भित्तिचित्र प्राथमिक विवरण के रूप में कार्य करते हैं। बचे हुए लोगों द्वारा अपनी कहानियां साझा करने से पहले दीवारें उनके लिए कहानी कहती हैं। प्रत्येक नाम, तिथि और प्रार्थना एक बार ही पहेली का एक टुकड़ा बनती है। पीड़ा का एक विशाल भयावह मोज़ेक सामने आता है। सेल 2 के अंदर एकांत कारावास क्षेत्र में
किसी ने एक कैलेंडर उकेरा, 365 अंक, जीवन के प्रत्येक दिन को पूर्ण अंधेरे में साफ ध्यानपूर्वक दर्ज किया गया। जिसने वे निशान बनाए थे वह अनुपस्थित है, फिर भी वे निशान बने हुए हैं, वे प्रमाण हैं, वे प्रमाण हैं। अब यह केवल एक संरचना नहीं, एक अपराध स्थल के रूप में खड़ा है और हान हर सतह पर अंकित है। मुक्ति की प्रारंभिक अराजकता के बीच एक सुविचारित, व्यवस्थित अन्वेषण प्रक्रिया शुरू होती है। हर्बर्ट केपलर के अत्याचार की असली सीमा शवों की संख्या में नहीं, बल्कि उनके द्वारा पीछे छोड़े गए कागजों के विशाल ढेर में निहित है। व्यवस्था बनाए रखने के अपने अथक प्रयास में जर्मनों ने हर विवरण को बारीकी से दर्ज किया। हर गिरफ्तारी की एक फाइल होती थी, हर कैदी का एक पहचान पत्र होता था और हर पूछताछ का दस्तावेजीकरण किया जाता था। अक्सर डरावनी नौकरशाही वाली जर्मन में एक ऐसी प्रथा जिसे शेरफ्टे फ्रेनेमुंग या कड़ी पूछताछ कहा जाता है, जो यातना का पर्याय है। अगर आप इस विश्वास से सहमत हैं कि अभिलेखागार अत्याचारियों को न्याय के कटघरे में ला सकते हैं, तो इस चैनल की सदस्यता लेने पर विचार करें। आपकी सदस्यता हमें छिपे हुए इतिहास को उजागर करने में मदद करती है। एक टिप्पणी जरूर छोड़ें और हमें बताएं कि आप कहां से सुन रहे हैं। यह आगे की खोज प्रारंभिक शोध पर आधारित है। यह म्यूजियो स्टोरिको डेला लिब्रेजियोन में संग हलंतरहित उत्तरजीवियों के साक्ष्यों के साथ साथ रॉबर्ट कात्स की द बैटल फॉर रोम जैसी विद्वतापूर्ण कृतियों का भी गहन अध्ययन करता है, जो कब्जे के जटिल राजनीतिक और मानवीय परिदृश्य पर प्रकाश डालती है। आइए अब जानकारी पर आगे बढ़ते हैं। वाया टैसो 145 में छोड़े गए अभिलेख नरक का एक त्रिचित्रित चित्र प्रस्तुत करते हैं। वे माओदाज के नियंत्रण में नाजी सुरक्षा तंत्र के क्रूर मशीनी स्वर रूप को उजागर करते हैं। प्रत्येक कैदी का पहचान पत्र उनकी व्यक्तिगत फाइल, नाम, जन्मतिथि और गिरफ्तारी का कारण बताती है। बैंडिटिस्मो, डाकू, जासूसी, एब्रियो, यहूदी अकेला शब्द एब्रियोए कब मौत का वारंट था, जिसे और विस्तार की आवश्यकता नहीं थी। फाइलों में हाशिए पर नोट है। रेजिना क्विली जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, मौत की सजा सुनाई गई। फला तारीख को फोर्ट ब्रेवेटा में फांसी दी गई। हालांकि कुछ नोट अधिक डरावना है। फ्लुचर शॉस्टन के बाद भागने का प्रयास करते समय गोली मार दी गई। यातना के परिणाम स्वरूप हुई मौत को छिपाने के लिए अक्सर झूठ बोला जाता है। फ्रेंकोसर हारडोन का मामला, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, शिक्षक अपवाद नहीं है। यह प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। उसका जेलकार जांचकर्ताओं को कागजातों में सूचियां मिलती हैं। अर्डियाटीन गुफाना रसनहार के नामों की सूचियां कपलर और प्रीब का हिटलर का कोटा पूरा करने में जुट गए नाम काट दिए गए। कुछ के पास नोट लगे थे, कुछ का पता नहीं चल सका। कुछ भाग्यशाली लोग थे जो एसएस के आने पर घर पर नहीं थे। पूर्णविराम अन्य को अंतिम क्षण में जोड़ा गया, एक नाम काट दिया गया, दूसरे ने उसकी जगह ले ली। मनमानी प्रकृति सिहरन पैदा करने वाली थी। जीवन या मृत्यु के फैसले केवल कलम के एक स्ट्रोक से। उन्होंने यहूदी सम खुदाई से चुराए गए सोने के विस्तृत रिकॉर्ड भी खोज निकाले। 50 किलोग्राम का अनुरोध किया गया। 80 वितरित किए गए। कपलर के अधीनस्थ ने केवल 45 का दावा किया। कागजी कार्रवाई छूटी थी, लेकिन यह दस्तावेजी धोखा था। यह वैचारिक उत्पीड़न और आधार लालच के विलय को दर्शाता है। एसएस केवल हत्यारे नहीं थे, वे चोर थे, कानूनी बहानों के तहत काम कर रहे थे। युद्ध के बाद के मुकदमों में यह कागजी कार्रवाई महत्वपूर्ण आना साबित हुई। कपलर की अपनी लिखावट ने उसे फंसाया। फांसी के आदेशों पर उसके हस्ताक्षर, पूछताछ रिपोर्टों पर उसके आद्याक्षर, सभी ने उसे दोषी ठहराया। उसके अत्याचारों को अंजाम देने के लिए बनाई गई व्यवस्था उसकी निंदा में सहायक सिद्ध होती है। दस्तावेज बताते हैं
कि दुष्टता कैसे एक दिनचर्या में बदल जाती है। यह कागजों की तरह दिखाई देती है, प्रक्रिया की तरह प्रतिध्वनित होती है, लेकिन इसका परिणाम किसी गुफा में एक उथली कब्र या खोपड़ी में गोली का घाव होता है। रोमन प्रतिरोध की कथा को आमतौर पर पुरुषों की कहानी के रूप में चित्रित किया जाता है, हालांकि वाया तासो की दीवा रे एक अलग ही कहानी बयां करती हैं। महिलाओं के नाम प्लास्टर पर उकेरे गए हैं और उनकी कहानियां फाइलों में छिपी हैं। वे केवल समर्थक या सहानुभूति रखने वाली नहीं थी, वे सक्रिय योद्धा, संगठनकर्ता और नेता थीं। कार्ला कैपोनी जैसी 24 वर्षीय छात्रा अपने साथी रोसारियो बेंटावेनिया के साथ प्रतिरोध में लड़ी। वह वाया रोसेला हमले का हिस्सा थी, विस्फोटकों का परिवहन कर रही थी, ठिकानों की तलाश कर रही थी और सड़कों पर लड़ाई में शामिल थी। हमले के बाद एसएस ने उनका पीछा किया। अगर उन्हें पकड़कर वाया तासो ले जाया जाता तो उन्हें अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ती। महिलाओं को अक्सर यौन हिंसा का शिकार होना पड़ता था, एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल न केवल उन्हें बल्कि पूरे प्रतिरोध बल के हौसले को भी कुचलने के लिए किया गया। यह लौरा लोम्बार्डो रेडिसी द्वारा निभाई गई एक और भूमिका थी। वह एक भौतिकी शिक्षिका और कम्युनिस्ट पक्षपाती थी जो गुप्त अभियानों में निपुण थी। उन्होंने कोठरियां स्थापित की, फांसीवाद विरोधी साहित्य का प्रसार किया और मित्र द हैशो के युद्धबंदियों को छिपाने में मदद की। उन्होंने महसूस किया कि लड़ाई केवल आग्नेयास्त्रों से नहीं बल्कि विचारधाराओं से भी लड़ी जा रही थी। उनके जैसी महिलाओं के लिए पकड़े जाने का दोहर हाँ जोखिम था। पक्षपाती होने के नाते उनके कार्यों की सजा और फांसीवादी शासन के लैंगिक मानदंडों का उल्लंघन करने की सजा मारिसा मुसु भी थी, एक किशोरी जो गापी की सबसे बहादुर लड़ाकों में से एक थी। 17 साल की उम्र में उन्होंने छापे और हत्याओं में भाग लिया। उनकी युवावस्था ने छलावरण का काम किया। नाजियों को युद्ध में अनुभवी पुरुष सैनिकों की तलाश थी, न कि साइकिल पर सवार किसी लड़की की वायाटा। हैसो के अभिलेखों में इन खतरनाक महिलाओं का विस्तृत विवरण था, जिससे एसेस में समान आकर्षण और भय पैदा हुआ। उन्हें हथियारबंद महिलाओं को समझने में कठिनाई हुई। महिलाओं का उनके दृष्टिकोण में उद्देश्य स्वयं सैनिक बनने के बजाय भविष्य के सैनिकों का पोषण करना था। रचनात्मकता का यह अभाव प्रतिरोध की सबसे प्रबल शक्तियों में से एक साबित हुआ। अनगिनत महिलाओं ने वाया तासो को पार किया। कुछ को पहचाना गया, कई का पता नहीं चला। उन्होंने न केवल जानकारी के लिए बल्कि नाजियों के अनुसार कथित प्राकृतिक व्यवस्था को चुनौती देने के लिए भी यातनाएं सहन की। इन महिलाओं की कोठरियों में अनुस्वर उपस्थिति, दीवारों पर उनके नाम उस साहस के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं जो लैंगिक सीमाओं से परे था। उन्होंने अपने देश की मुक्ति के लिए और साथ ही अपनी स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष किया। या तासो के अत्याचार केवल जर्मन प्रयास नहीं थे, उन्हें इतालवी फांसीवादियों द्वारा सुगम और तीव्र बनाया गया था, जो नाजी कब्जे को बदला चुकाने और सत्ता हासिल करने के अवसर के रूप में देखते थे। उनमें सबसे कुख्यात पिएत्रो कोच था, एक पूर्व ग्रेनेडियर। उसने अपनी विशेष पुलिस इकाई स्थापित की जिसे बैंड ऑफ कोच के नाम से जाना जाता था। यह कोई औपचारिक सैन्य इकाई नहीं थी बल्कि क्रूर प्रवर्तकों, अत्याचारियों और परपीड़कों का एक समूह था जिन्हें जर्मन कमान द्वारा खुली छूट दी गई थी। केपलर ने उन्हें अपने कुछ सबसे क्रूर कार्य सौंपे, जिनमें वाया तासो एसेस अत्याचारों का मुख्य केंद्र था। इस बीच कोच ने अपनी निजी यातना केंद्रों की देखरेख की, मुख्यतः पैशन जकारिनो और बाद में पैशन अल्ट्रामार में। कोच और उनके सहयोगी लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक यातना देने के लिए कुख्यात थे, जहां वे पीड़ितों को तोड़ने के लिए नशीली दवाओं का इस्तेमाल करते थे, नकली फांसी की सजा देते थे और कैदियों
और उनके परिवारों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। कोच केपलर के साथ घनिष्ठ सहयोग करते थे, सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, बंदियों को स्थानांतरित करते थे और उनके आतंक के शासन को समन्वित करते थे। एसएस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोग खुद को कोच की देखरेख में पा सकते थे और इसके विपरीत रोम में कैदी होने का मतलब था दो शख्सियतों के निरंतर भय में रहना। केपलर और कोच जर्मन और इतालवी पहला नाजी शासन की नौकरशाही और गणनात्मक बुराई का प्रतीक था, जबकि दूसरा सच्चे घासीवादी आस्तिक के भावुक क्रूर उत्साह का प्रतीक था। कोच के दल की कहानी इस बात पर जोर देती है कि कब्जा मूलतः एक आंतरिक संघर्ष था। इटालियंस बनाम इटालियंस सीमाएं अक्सर अस्पष्ट थीं। आजाद ही के बाद सहयोगियों को सजा तेज और कड़ी दी गई, जहां केपलर और प्रीपके को लंबी कानूनी लड़ाइयां झेलनी पड़ी। वहीं पीटर कोच को गिरफ्तार कर लिया गया। एक इतालवी अदालत ने उन पर मुकदमा चलाया और उन हलंथे मौत की सजा सुनाई। आजादी की 1 साल की सालगिरह के कुछ ही दिन बाद 5 जून 1945 को फोर्ट ब्रेवेटा में एक फायरिंग दस्ते द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। उन्होंने उसी जगह अंतिम सांस ली जहां अनगिनत प्रतिरोध सेनानियों, जिन्हें उन्होंने प्रताड़ित किया था, ने दम तोड़ा था। उनके मामले में न्याय काव्यात्मक और अरिग था। कोच और उनके शीर्ष सहयोगियों का पतन रोम के लिए एक मुक्ति का कारण बना। फिर भी यह इतालवी धरती पर क्रूरता करने वाले इतालवी हाथों के दाग को नहीं मिटा सका। 4 जून 1944 के बाद हर्बर्ट केपलर गायब नहीं हुए, बल्कि वे जर्मन सेना के साथ उत्तर की ओर चले गए और इटली के अन्य क्षेत्रों में अपनी पुलिसिंग गतिविधियां जारी रखी। 1945 में ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1947 में रोम में हुआ उनका मुकदमा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटना थी। अदालत कक्ष जीवित बचे लोगों, अनुस्वर और पीड़ितों के परिवारों से भरा हुआ था, जो साक्ष्य प्रस्तुत होते समय ध्यान से सुन रहे थे। वियेतासों की फाइलें, अर्दियाटाइन गुफाओं के नरसंहार के आदेश और उनके यातना कक्षों में जीवित बचे लोग होन की गवाही प्रदर्शनों में शामिल थी। उनका बचाव, जैसा कि अनुमान था, सरल था। बेफेहल इस्त बेफेहल एक आदेश है। वह केवल आदेशों का पालन करने वाला एक सैनिक था। यह तर्क नूर्नबर्ग में हाल किए गए तर्क जैसा ही था। हालांकि इतालवी सैन्य न्यायाधिकरण ने इसे खारिज कर दिया, उन्हें दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कई लोगों द्वारा मृत्युदंड की इच्छा के बावजूद इटली ने फासीवाद के पतन के बाद इसे समाप्त कर दिया था। परिणामस्वरूप उन्हें 29 साल की कैद हुई। फिर भी उनकी कहानी यहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी। फिर भी अगस्त 1977 में दुनिया यह जानकर दंग रह गई कि वह भागने में सफल रहे थे। 70 वर्षीय केपलर, जिनका वजन मात्र 105 पाउंड था और जिन्हें लाइलाज कैंसर का पता चला था, को उनकी पत्नी ने रोम के एक सैन्य अस्पताल से गुप्त रूप से ले जाया था। पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने उन्हें एक बड़े सूटकेस में छिपा दिया था। वे अवैध रूप से सीमा पार करके कार से पश्चिम जर्मनी भाग गए। इस पलायन से इटली को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। जर्मन सरकार ने उनके कमजोर स्वास्थ्य और हले से सजा काट चुके होने के कारण उन्हें वापस भेजने से इनकार कर दिया। 6 महीने बाद फरवरी 1978 में स्टटगार्ट स्थित अपने आवास पर एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में उनका निधन हो गया। रोम में कई मौतों का सूत्रधार बनने वाले केपलर को फिर कभी कारावास नहीं सहना पड़ा। उनके डिप्टी एरिक प्रीपके भी इसी तरह मायावी थे। अर्दितीन गुफाओं की सूची तैयार करने में केपलर की सहायता करने और युद्ध के बाद व्यक्तिगत रूप से कैदियों को फांसी देने के लिए जिम्मेदार होने के कारण प्रीपके पकड़े जाने से बचने में कामयाब रहे। रेटलाइंस, जो उनके समर्थकों द्वारा, जिनमें वेटिकन के कुछ लोग भी शामिल
थे द्वारा स्थापित भागने के रास्तों का एक नेटवर्क था का उपयोग करके उन्होंने अर्जेंटीना में शरण ली। वे लगभग 5 दशकों तक वहां अपने नाम से खुलेआम रहे। सुरम्य बारिलोचे में वे एक प्रतिष्ठी जर्मन निवासी थे। स्थानीय जर्मन स्कूल के प्रधानाचार्य के रूप में वे एक सामुदायिक स्तंभ की तरह खड़े थे। हालांकि इस शांत बाहरी आवरण के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति का एक छिपा हुआ अंधकार में अतीत छी पाथा। यह अतीत 1994 में तब सामने आया जब एक अमेरिकी टेलीविजन दल ने इसका अनावरण किया। इसके बाद इटली के प्रत्यर्पण अनुरोध ने एक लंबी कानूनी लड़ाई को जन्म दिया। 1996 में उन्हें मुकदमे के लिए रोम वापस ला या गया। अदालती कार्यवाही एक दिखावा थी। उन्हें इस निर्णय के साथ बरी कर दिया गया कि उन्होंने आदेशों के तहत काम किया था और समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। इस निर्णय से जनाक्रोश भड़क उठा। नकारियों ने अदालत में धावा बोल दिया, जिससे न्यायाधीशों को छिपना पड़ा। निर्णय को उलट दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पुनर्विचार हुआ। 1998 में उन्हें अंततः दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और वे रोम में, उसी शहर में जहां उन्होंने अपने अपराध किए थे, घर में नजरबंद रहकर अपनी सजा काट रहे थे। उन्होंने 2013 में 100 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। विएतासो और आर्टिटाइन गुफाओं के पीर हितों को अंततः देर से ही सही न्याय मिला। मुक्ति के बाद के वर्षों में इमारत 145 विएतासो का भविष्य अनिश्चित था। कुछ लोग इसे अपमान का प्रतीक मानते हुए इसके विध्वंस की वकालत कर रहे थे। कुछ अन्य लोग इसे संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दे रहे थे। इस संरचना को नष्ट करने का अर्थ था साक्ष्यों का विनाश। इससे इसकी दीवारों पर अंकित आवाजें दब जाएंगी। इसकी मालकिन सावोग्नोन दी ब्राजा की राजकुमारी ग्यूसेप रुस्पोली ने इसके महत्व को समझा और 1950 में इसे इतालवी राज्य को दान कर दिया, एक अटल शर्त के साथ। यह हमेशा के लिए एक संग्रहालय के रूप में काम करेगा, जो कब्जे और प्रतिरोध का इतिहास लिखेगा। किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग वर्जित था। ये अपार्टमेंट फिर कभी आवास नहीं बन सकते थे। उन्हें स्मृतियों की जेल ही रहना था। इस संग्रहालय का निर्माण एक कठिन कार्य था, जिसका नेतृत्व जीवित बचे लोगों और पीड़ितों के परिवारों ने किया, जो पेशेवर क्यूरेटर नहीं थे। वर्षों तक उन्होंने गवाह के रूप में काम किया, बिना किसी पारिश्रमिक के। कलाकृतियां, साक्ष्य और दस्तावेज इकट्ठा किए। उन्होंने 4 जून 1944 को खोजे गए कोशिकाओं को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया, दीवारों पर नाजुक भित्तिचित्र को स्थिर किया और उन्हें सुरक्षात्मक कांच से घेर दिया। प्रत्येक कमरे में एक अनूठी कहानी थी। सेल एक पहले से ही कब्जा की गई गुफाओं के लिए, सेल 3 फोर्टे ब्रेवाडा के लिए, सेल 4 ला स्टोटा में मारे गए 14 लोगों के लिए। हर फैसला यादों के बोझ से भारी था। असहनीय पीड़ा के स्थल को शैक्षिक स्थान में कैसे बदला जाए, मृतकों को उनकी पीड़ा का शोषण किए बिना श्रद्धांजलि कैसे दी जाए। म्यूजियो हिस्टोरिको डेला लिब्रेजियोन डी रोमा आधिकारिक तौर पर 1957 में खोला गया, जिसमें शांत और गंभीर माहौल बना रहा। कोई भव्य प्रदर्शन नहीं है और अपनी शांत कहानी के माध्यम से यह 20वीं सदी की सबसे अंधकारमय कहानियों में से एक का वर्णन करती है। 4 जून 2025 को रोम की मुक्ति को 81 वर्ष बीत चुके हैं। एक आधुनिक खोज करता वाया तासो संग्रहालय के खामोश गलियारों से गुजरता है। सेल 12 में उन्हें यूनियन जैक के साथ एक ब्रिटिश सैनिक जे लॉयर का उत्कीर्ण नाम मिलता है। वे फादर ग्यूसेप मोरासनी की लोरी निराशा के संदेश देखते हैं और वे मानवीय लचीलेपन की अदम्य शक्ति का एहसास करते हैं। वाया तासो में एसेस का उद्देश्य केवल जानकारी निकालना नहीं था, यह व्यक्तियों को कुचलना था, उन्हें उनकी गरी
माँ पहचान और मानवता से वंचित करना, एक बुनियादी डर पैदा करना। दीवारों पर भित्तिचित्र विफलता के प्रमाण के रूप में काम करते हैं। प्रत्येक निशान विद्रोह का एक कार्य था। अपना नाम लिखना अस्थि त्व की पुष्टि करता था। चित्र बनाना घोर अराजकता के बीच सुंदरता का परिचय देता। एक पुरुष अपनी पत्नी के लिए संदेश उकेरने के लिए एक छिपी हुई कील का इस्तेमाल करता है। एक महिला अपने बच्चे का चेहरा कर से बनाती है। ये कार्य उन्हें उनके बंधनों से मुक्त नहीं करते, फिर भी उन्होंने अपने मन को उस दमनकारी नियंत्रण से मुक्त कर लिया जो उनके उत्पीड़क चाहते थे। भौतिक आत्मा को कैद किया जा सकता था, वह घायल किया जा सकता था और नष्ट किया जा सकता था, लेकिन आत्मा, मानव बने रहने की अदम्य इच्छा शक्ति, बंधन मुक्त रही। यही वाया टैसो का स्थायी पाठ है। यह यातना देने वालों की ताकत का आख्यान नहीं है, यह यातना सहने वालों की दृढ़ता का आख्यान है। यह इस बात का प्रमाण है कि कोई जीवन को समाप्त कर सकता है, लेकिन किसी विचार को नहीं जब तक कोई इसे दीवार पर उकेरने का साहस करता है। यह खोज योग्य बना रहता है। वह वाया टैसो के अभिलेख कागज से नहीं बने हैं, वे प्लास्टर, दर्द, साहस और निराशा से बने हैं, और वे एक ऐसा अभिलेख हैं जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता।